हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा सरोकार। मैं कमलेश सिंह सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी। उत्तराखंड एलटी परीक्षा के लिए शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज में मैं आज लेकर आया हूं शिक्षण विधियां टॉपिक से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत मेहनत के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। कई सोर्सेज से प्रश्न कलेक्ट किए हैं। दावे के साथ कह सकता हूं इतने शानदार क्वेश्चन आपको किसी भी चैनल पर एक साथ नहीं मिलेंगे। इसलिए एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ आंसर देने से पहले अपने आंसर चेक करिए और अंत में देखिए कि कुल 20 में से आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, क्या कहलाती है वो। ए ऑप्शन प्रशिक्षण, बी मूल्यांकन, सी निदान, डी प्रयोग। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी मूल्यांकन। मूल्यांकन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो यह बताती है कि बालक की किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है। ए व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, बी व्याख्यान विधि, सी समस्या समाधान विधि, डी प्रयोगशाला विधि। सही आंसर आपने गैस कर लिया होगा। इसका राइट आंसर, चलिए उससे पहले देख लें कि मानसिक निष्कर्ष, आखिर मानसिक निष्कर्षों को महत्व कौन सी विधि देती है। मानसिक निष्कर्ष है क्या चीज़। मानसिक निष्कर्ष मतलब ये है कि खुद ऐसी विधि जो खुद के निष्कर्षों को महत्व देती है, यानी कि खुद के जो निर्णय हैं उनके द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त हो रहे हैं वह विधि कौन सी है। तो देखिए, व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि ये तो शिक्षक निर्मित होती है, इसमें मानसिक निष्कर्षों को कोई महत्व प्रदान नहीं किया जाता है। शिक्षक निर्मित में मानसिक निष्कर्षों को महत्व नहीं दिया जाता। व्याख्यान विधि भी शिक्षक निर्मित ही है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, सी समस्या समाधान विधि और डी प्रयोगशाला विधि। दोनों विधि छात्र केंद्रित हैं और जैसा कि प्रयोगशाला विधि में बच्चा क्रिया करता ज़रूर है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर की ज़रूरत होती है जो शिक्षक भूमिका निभाता है। इसलिए शिक्षक यहाँ भी प्रयोगशाला विधि में सपोर्ट करता है बच्चे को, इसलिए ये विधि भी सही नहीं होगी। मानसिक निष्कर्ष यानी कि खुद के महत्व, जहाँ पर खुद के निष्कर्ष को महत्व दिया जाता है, वह विधि है समस्या समाधान विधि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 3। वह यंत्र जिसके द्वारा छोटे चित्र बड़े करके पर्दे के ऊपर प्रदर्शित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, यानी कि उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मैजिक लालटेन, बी फ्लैश कार्ड, सी लिंगुआ फोन, डी टेलीविजन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए मैजिक लालटेन। ध्यान रहे, मैजिक लालटेन को डायस्कोप भी बोलते हैं, ठीक है। मैजिक लालटेन को हम डायस्कोप भी कहते हैं। डायस्कोप यानी कि मैजिक लालटेन होता है जिसके द्वारा छोटे चित्र बड़े करके पर्दे के ऊपर प्रदर्शित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4। किसने कहा कि बालकों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ए ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, बी बीएफ स्किनर, सी आर्मस्ट्रांग, डी मारिया मॉन्टेसरी। इस क्वेश्चन पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा क्योंकि खोजने की बात हो रही है और खोजने
खोज विधि पर हमें ध्यान आता है कि खोज विधि आर्मस्ट्रांग ने दी है, लेकिन इसका आर्मस्ट्रांग राइट नहीं है। इसका सही आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने कहा है कि बालकों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खोज विधि यानी कि अन्वेषण विधि भी जिसे हम कहते हैं, वो विधि दी है आर्मस्ट्रांग ने, ठीक। लेकिन परिभाषा, ये जो परिभाषा है स्वयं खोजने और कम से कम बताना वाला, तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन है बुलेटिन बोर्ड, बी ओवरहेड प्रोजेक्टर, सी चार्ट, डी मॉडल। सही आंसर आपने गैस कर लिया होगा और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओवरहेड प्रोजेक्टर। शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री में एक प्रक्षेप विधि आती हैं और एक होती हैं अप्रक्षेपी विधि, ठीक है। दो विधियां होती हैं। प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत हम कह सकते हैं प्रक्षेपी विधि जो अन्य और अपना क्या करती है, प्रदर्शित करती है, सामग्री को अन्य दिशा की ओर प्रदर्शित करती है, उसे हम बोलते हैं प्रक्षेपी विधि, ठीक है। इसके अंतर्गत आ जाता है OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर, और इसी के अंतर्गत ही जादुई जो लैंप हमने पढ़ा था, वो भी जादुई लैंप, वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। और एपिडाइस्कोप, ये भी एपिडाइस्कोप, और फिल्म स्ट्रिप, या फिर और हम लें तो स्लाइड भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये होती है प्रक्षेपी, यानी कि किसी अन्य दूसरी दिशा की ओर जहाँ पर इसमें काम किया जाता है वहाँ पर नहीं दिखती हैं, बल्कि अन्य दिशा की ओर ये अपना प्रदर्शन करती हैं। इसे कहते हैं हम प्रक्षेपी विधि। अप्रक्षेपी विधि के अंतर्गत बुलेटिन बोर्ड, चार्ट और मॉडल, ये सभी अप्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, किस विधि के अंतर्गत किसी इकाई को सूक्ष्म खंडों में विभक्त कर शिक्षण कराया जाता है? ए ऑप्शन है संश्लेषण विधि, बी प्रयोग प्रदर्शन विधि, सी अन्वेषण विधि, डी विश्लेषण विधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्लेषण विधि। समझ लेते हैं पहले कि विश्लेषण विधि होती क्या है। विश्लेषण विधि यानी कि एनालिसिस मेथड। एनालिसिस मेथड जो है, इसमें किसी समस्या को पहले छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, फिर उसके बाद समस्या के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसे हम कहते हैं विश्लेषण विधि, ठीक है। यानी कि पहले छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं समस्या को, उसके बाद समस्या के बारे में अध्ययन करते हैं और फिर उसके जो है निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं, ठीक है। और वहीं संश्लेषण विधि के अंतर्गत क्या करते हैं, संश्लेषण मतलब है कि अनेक को एक करना, ठीक है। और विश्लेषण मतलब है, लिख लेता हूं मैं, अनेक को एक करना, अनेक को एक करना। और यही विश्लेषण का मतलब है कि एक को अनेक करना, ठीक। संश्लेषण का अपोजिट जो है वो विश्लेषण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि इकाई है उसको सूक्ष्म यानी कि छोटे छोटे खंडों में विभक्त करते हैं, तो वो है हमारा विश्लेषण विधि। अगर सूक्ष्म खंडों को इकाई के रूप में अगर विभक्त करें तो हम उसको कहेंगे फिर संश्लेषण विधि। प्रश्न नंबर 7, प्रोजेक्ट प्रणाली के अनुसार अध्यापक की भूमिका एक मुक्त और शांत दर्शक की होती है, बी केवल मूल्यांकन करने की, सी केवल मार्गदर्शन करने की, केवल प्रश्न पूछने की। तो प्रोजेक्टर ये हम पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्ट प्रणाली।
तो इसका सही आंसर होगा केवल मार्गदर्शन करने की। मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है वहाँ पर अध्यापक। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस विधि में छात्र काम करके सीखता है, यानी कि क्रिया करके सीखता है? ए पाठ्यपुस्तक विधि, बी व्याख्यान विधि, सी व्याख्यान प्रदर्शन विधि, डी अन्वेषण विधि। तो करके सीखता है, ये तो शिक्षक निर्मित में हो ही नहीं सकता, शिक्षक प्रधान विधि में। ठीक है, तो व्याख्यान विधि और व्याख्यान प्रदर्शन विधि ये दोनों गए। अब पाठ्यपुस्तक विधि और अन्वेषण विधि, ये दो बचे, तो इसका सही आंसर जो है वो है अन्वेषण विधि। प्रश्न नंबर 9, श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? ये ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार, बी विषय का आकर्षक एवं रुचिपूर्ण स्पष्टीकरण, सी कम समय में अधिक ज्ञान, डी शिक्षक को ज्ञान स्पष्ट करने में सहायक। इसका सही आंसर होगा कम समय में अधिक ज्ञान, नहीं सॉरी, इसका सही आंसर होगा बी विषय का आकर्षक एवं रुचिपूर्ण स्पष्टीकरण। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। कक्षा का एक छात्र कक्षा में बिल्कुल भी नहीं बोलता है, उसकी अभिव्यक्ति योग्यता को विकसित करने के लिए शिक्षक को कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? ए ऑप्शन है विचार विमर्श द्वारा, बी कक्षा क्रियाकलाप में सहभागिता के लिए बच्चों को उत्साहित करना चाहिए, सी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिसमें वाचाल बालक बोलना चाहे, डी उन छात्रों को अच्छे अंक देना चाहिए जिनकी अभिव्यक्ति अच्छी हो। तो डी तो बिल्कुल निगेटिव है, इसको तो काट ही दो। विचार विमर्श द्वारा, विचार विमर्श, विचार वो तो बिल्कुल नहीं बोलता है, तो विचार विमर्श से तो क्या जो करोगे? ठीक है, तो बोलता ही नहीं है तो विचार विमर्श तो नहीं कर सकते ना, ये ऑप्शन भी कट गया। अब बचे बी और सी। बी है कक्षा क्रियाकलाप में सहभागिता के लिए बच्चों को उत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि हम कक्षा क्रियाकलाप में सहभागिता से उस बच्चे को उत्साहित करना चाहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं सी भी, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिसमें वाचाल बालक बोलना चाहे, ऐसे कार्यक्रम, इससे बेस्ट जो आंसर है हमारा बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, मनोविज्ञान की सबसे पहली व प्राचीन विधि कौन सी है? आगमनात्मक विधि, प्रयोगशाला विधि, साक्षात्कार विधि और अंतःदर्शन विधि। अंतःदर्शन होगा, ठीक है, अंतःदर्शन। इसका सही आंसर होगा सबसे प्राचीन विधि जो है वो है अंतःदर्शन विधि। ठीक है, अंतःदर्शन विधि क्या है? इस विधि में स्वयं के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। ठीक है, यह मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। इसे हम आत्मनिरीक्षण विधि भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, इसको हम आत्मनिरीक्षण विधि भी कहेंगे। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, स्वयं की अध्ययन करता है, इसलिए इसको आत्मनिरीक्षण विधि भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगम का उपयोग छात्रों में ए आत्मविश्वास की भावना पैदा करता है, बी शिक्षण के प्रति रुचि पैदा करता है, सी उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करता है, डी गृह कार्य की प्रेरणा देता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगम सामग्री का उपयोग छात्र में क्या करता है बताओ? बी ऑप्शन सही होगा, शिक्षण के प्रति रुचि पैदा करता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13, उपचारात्मक शिक्षण होता है ए 1 प्रकार से, बी 2 प्रकार से, सी 3 प्रकार से, डी 4 प्रकार से।
सही आंसर है बी, 2 प्रकार से। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? एक तो होता है व्यक्तिनिष्ठ उपचारात्मक या व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण, और एक होता है क्या, सामूहिक। ये क्या होता है? सामूहिक। प्रश्न नंबर 14, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखो, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उसका मूल्यांकन कोई भी शिक्षक कर ले, उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक समान ही आता है। ठीक है, माना एक अध्यापक ने 100 नंबर में से 80 नंबर दिए हैं, तो दूसरा अगर अध्यापक उसको चेक करे तो उसके मूल्यांकन द्वारा भी 80 नंबर ही आएंगे, यानी कि निष्पक्ष मूल्यांकन होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न विश्वसनीय होते हैं। क्या होते हैं? विश्वसनीय होते हैं। प्रश्न नंबर 15, जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि है। जी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आगमनात्मक विधि। आगमनात्मक। जब किसी नवीन प्रश्न को हल करेंगे तो उसके लिए सबसे जो उपयुक्त विधि है वो है हमारी आगमनात्मक विधि। प्रश्न नंबर 16, मनोविज्ञान की सबसे प्रमुख विधि है। जी बिल्कुल राइट, 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निरीक्षण विधि। मनोविज्ञान की सबसे प्रमुख विधि है वो क्या, कौन सी है? निरीक्षण विधि। और सबसे प्राचीन विधि कौन सी है मालूम है ना? अंतःदर्शन विधि, जिसको हम क्या कहते हैं? आत्मनिरीक्षण विधि। प्रश्न नंबर 17, जिस पद्धति में बालक स्वयं अपना सुधार करता है वह पद्धति कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जे का टाट पद्धति। कौन सी पद्धति? पद्धति नहीं, जी अच्छा ठीक, जे का टाट पद्धति। प्रश्न नंबर 18, हर्बर्ट की पाठ योजना में कौन सा क्रम नहीं है? हर्बर्ट की पाठ योजना कितने पद दिए हैं? 5 पद दे रखे हैं ना जी, तो उसमें कौन सा नहीं है ये बताना है आपने। जी बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, अनुशासन नहीं है। प्रश्न नंबर 19, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा आमने सामने बैठकर किसी विशेष उद्देश्य को लेकर की गई वार्ता क्या कहलाती है? ए है प्रेक्षण विधि, बी केस अध्ययन विधि, सी साक्षात्कार विधि, डी स्वाभाविक विधि। स्वाभाविक विधि तो मैंने ऐसे ही रख दी, ये घुमाने के लिए ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, तो डी तो बिल्कुल नहीं है। प्रेक्षण का तो कोई मतलब नहीं है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा आमने सामने बैठकर किसी विशेष उद्देश्य को लेकर वार्ता जो की जाती है उसको कहते हैं हम इंटरव्यू, साक्षात्कार विधि। ठीक है, केस अध्ययन तो एक पर किया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न, और उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और अच्छी लगती हैं तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। देखो सुनो समझो की सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है? देखो सुनो समझो, देखो सुनो और समझो की सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है? भाषा संघर्ष विधि तो ऐसे ही दे दिया।
तो इसका सही आंसर है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि के अंतर्गत हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं और समझते भी हैं। ठीक है, तो प्रदर्शन विधि इसका सही आंसर होगा। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।